अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सिंध हुकूमत की जानिब से कल जारी की गई GIT रिपोर्ट्स में नए मोड़ आते जा रहे हैं, नए सवालात उठते जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं भी या नहीं। इन रिपोर्ट्स की दुरुस्तगी की तस्दीक आखिर कौन करेगा? वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के मुतालबे और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध हुकूमत की जानिब से कल जारी की गई GIT रिपोर्ट्स को वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की 35 सफ़ों की नामुकम्मल GIT रिपोर्ट जारी की है, जबकि जो असल रिपोर्ट है वो 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया है, ये नहीं बताया गया कि किसके कहने पर जुर्म हुए। ज़रा सुनिए अली ज़ैदी साहब ने क्या कहा। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की। जो GIT रिलीज की गई उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। फिर वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच का बयान हल्फी सुनाते हुए कहा कि उज़ैर बलोच ने कहा था कि सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला और अपने खिलाफ हेडमनी को ख़त्म करवाया, केसेस ख़त्म करवाए, और ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के हुक्म पर ख़त्म हुआ। पेज नंबर 7 में उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि एक GIT पर 4 अफराद के दस्तखत हैं और एक पर 6 अफराद के। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ये अपील करता हूँ कि आज आप सोमोटो नोटिस लें और आप मुझसे भी GIT लें और उनसे भी मांगें। आज खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर करूंगा। एक पैशनेट अपील करने लगा हूँ फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी GIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे। अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद फिर अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अली ज़ैदी ने जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत हैं, झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। अली ज़ैदी ने अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिमागी इख्तरा की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपके लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनका जिक्र नहीं है, यह आपकी दिमागी इख्तरा तो हो सकती है। जो बातें अली ज़ैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सईद गनी का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी को ऐसे गिरोह से ना जोड़ा जाए जो जराइम करता था। लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी तब क्यों नहीं बोली जब उनके अपने वजीर दाखिला सिंध ये कहते थे जुल्फ़िकार मिर्जा कि अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की ज़ैली कमेटी है। जी हाँ, ये वही अमन कमेटी है जिसकी सरबराही उज़ैर बलोच करता था, और वही उज़ैर बलोच जिसके सर पर 198 अफराद का कत्ल है। जबकि बल्दिया टाउन फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट पर अली ज़ैदी का कहना था कि बल्दिया फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट मुश्किल से रिलीज़ की गई है। बल्दिया फैक्ट्री GIT रिपोर्ट में पुलिस की नाअहली का जिक्र किया गया है, जबकि MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में हमारा कोई ओहदेदार शामिल नहीं है। GIT रिपोर्ट्स का ये सारा मामला आखिर कहां जाकर रुकेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर तैयार है? मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, एक वावेला सा मच गया है, आपको भी याद होगा पिछले हफ्ते वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने
असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जिस तरीके से उज़ैर बलोच की जो GIT रिपोर्ट, अब पता नहीं वो उनके पास कहाँ आ गई, वो असल है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं वो है। अब ये एक वावेला मचा हुआ है। अब वावेला इस बात पर मचा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम क्यों नहीं है उसमें सिर्फ एतराफ़ात हैं। वो एतराफ़ जो उज़ैर बलोच ने किए उन जराइम का तो जिक्र है, लेकिन किसके कहने पे किए उसका कोई जिक्र नहीं है। बकौल अली जैदी के आप लोगों ने इस रिपोर्ट को सिंध हुकूमत ने एडिट करके पेश किया है। सही रिपोर्ट 43 सफ़ात की है, आप लोगों ने 35 सफ़ात पर रिपोर्ट जो है ना वो की है। आपकी आला क़यादत पर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, क्या कहेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो भी एलिगेशन या जो भी पेपर्स अली जैदी साहब मोहतरम लहरा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने खुद, उनको शायद उसके ऑथर भी वो खुद ही हैं, और इसका कोई भी हकीकत से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, 100 बिस्मिल्लाह, कोर्ट में जाएं। हम पहले भी सारे मुकदमा को फेस कर रहे हैं, आज भी मुकदमा को फेस करने के तैयार हैं, लेकिन कोर्ट से एक चीज जरूर पूछेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, क्योंकि कोर्ट में टीवी मीडिया पे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन कोर्ट में जरूर पूछते हैं कि जी क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये अटेस्टेड कॉपीज हैं, क्या इस पे किसी का स्टैंप लगा हुआ है, क्या किसी गवर्नमेंट के इदारे ने इसको जारी किया है। और उनमें कोई भी एक चीज उनके पास मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ना ही किसी ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ना ही इसमें किसी इदारे का कोई स्टैंप है, ना ही कोई ट्रू कॉपी अटेस्टेड कॉपी है जिसको ये पढ़ भी रहे हैं और शायद ऑथर भी खुद है। अब आ जाए दूसरी बात पे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक चीज में अली जैदी साहब कामयाब हो गए हैं, वो चीज ये है कि जी उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करनी थी हमारी मीडिया की, उसमें वो कामयाब हो गए। क्योंकि इस वक्त मुल्क का मेजर इशू क्या है? इस वक्त मुल्क का मेजर इशू है आटे चीनी का बहरान। इस वक्त मुल्क का इशू है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद। चलें इस नुक्ते को इस नुक्ते को भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर आप लोगों का ये कहना है कि इन सारे प्रॉब्लम से टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हुकूमत ये सब कुछ जो है ना वो निकाल कर ले आई है ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके, इस पर भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं अगला सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उज़ैर बलोच का 164 का एतराफ़ी बयान है, उसकी फिर क्या अहमियत है जिसमें उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम लिया, उसमें यह एतराफ़ किया कि कैसे सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर मैंने अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी किस तरह ख़त्म हुई, फरियाल तालपुर से मिला, आसिफ जरदारी से मिला, उनके कहने पर हेड मनी मेरी ख़त्म की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फरियाल तालपुर ने मुझे कादिर पटेल और सेनेटर यूसुफ बलोच के ज़रिए अपने घर डिफेंस पर बुलाया और शर्जील मेमन भी और निसार मुराई भी उस मुलाकात में शामिल थे, और सारे माली मामलात के लिए मुझे कहा गया कि शर्जील मेमन और निसार मुराई के हवाले कर दिए जाएं। फिर उस एतराफ़ी बयान की क्या अहमियत है? ज़बरदस्ती दिलवाया गया, दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, फिर उसकी क्या अहमियत है? अच्छा, मसला पता है क्या है कि अब जैसे आखिरी जो आपने एपिसोड पढ़ा कि घर पे बुलाया गया, वहां पे ये मौजूद थे और कहा गया कि जी ये माली मामला देखेंगे, जिसमें मेरा नाम आपने पढ़ा। अब मुझे आखिर मिसाल के तौर पर आप और मैं सब शो में नहीं बैठे, मुझे पता मैं ऐसी कौन सी चीज करूं कि मैं आपको यकीन हो जाए कि ये सारी चीज झूठी है। मतलब कोई मुझे इन चीजों पे कस्में नहीं खानी चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी चीज करूं मैं किसी चीज का हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए 164 की आपने बात की जो मैजिस्ट्रेट के सामने है। मेरे पास कोई, मैं आपको 25-30, काश अगर इस प्रोग्राम को दोहराने में बढ़ा दे, मैं आपको इस तरह की PhDs पढ़ लेता हूं कि इसमें बड़े कानूनी शहादत में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं कि अगर कोई शख्स अगर कस्टडी में है और जाके मजिस्ट्रेट के पास जाके स्टेटमेंट दे रहा है और फिर दोबारा वो कस्टडी में ही वापस जाना है उसने, तो उसकी क्या वैल्यू है? फिर क्या कोई एक मुजरिम या मुल्जिम जिसपे कोई इल्जाम हो अपनी जान बचाने के लिए कोई और बड़े बड़े नाम लेते, मतलब किसी और का नाम लेते, तो क्या वो चीजें साबित हो जाती हैं? अच्छा, इस तरह मतलब किसी को आप पकड़े, मिसाल कर मुझे आप पकड़े किसी केस में, मैं बोल दूं जी मुझ पे ये इल्जाम है जी, मैंने तो आगे डोनाल्ड ट्रंप को जी आगे चीज पहुंचाई है, मैं किसी भी मुल्क के सरबराह का नाम ले दूं, किसी भी अपने मुल्क में किसी भी बड़े शख्स का नाम ले दूं, क्या ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं? मकसद ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? देखें, एक मुल्जिम है या मुजरिम है सिर्फ अल्लाह को पता है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया सामने। अगर आपको उसकी असल इंक्वायरी करनी है तो अगर आप असल चीजों से हटकर
लेफ्ट राइट जाने की कोशिश करेंगे या लोगों को उन चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे या दूसरे लोगों को खामखा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप उसके असल जुर्म, अगर उसने जुर्म किया है तो उससे भी उसकी आप मदद करते हैं। चलें, ये भी बात साइड पे रखते हैं, ठीक है, भी बात साइड पे रख लें। कस्टडी में था, प्रेशर में किया गया, उसे अपनी जान का खतरा था, ठीक है, ये भी एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था? ये जो अमन कमेटी का सरबराह जिसको जुल्फ़िकार मिर्जा कहते थे कि लाइसेंस और भी ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइसेंस जारी करूंगा, वो उसने एतराफ़ किया था उज़ैर बलोच ने कि हमें लाइसेंस इसलिए जारी किए जाते थे, असलहा इसलिए दिया जाता था पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे कि मुत्तहदा के खिलाफ जो है ना वो हम लोग लड़ सकें। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो कभी नहीं मिला। बिल्कुल, मैं आपको हर चीज का ऑनेस्टली जवाब दूंगा, क्योंकि उन दिनों में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और मैं काफी चीजों में मुझे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी। मैं कोई किसी चीज में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पता नहीं आपके पास इस प्रोग्राम का दौरानिया कितना है। मैं एक तफसील लंबी स्टोरी बता सकता हूँ जो कि शायद आज तक किसी को मालूम भी ना हो। जी। पहली बात ये, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब मेरे भी उन दिनों में अच्छे दोस्त थे और 27वां रोजा था, रमजान था, और जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का मेरे पास फोन आया सुबह को 7, साढ़े 7 बजे, और उन्होंने मुझे फोन किया कि वो बदीन में थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला जी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और उसी दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी जो उन्होंने कुरान शरीफ सर पे उठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची प्रेस क्लब में। उस वक्त बदीन में थे, सुबह का पता हुआ क्या। मैंने कहा भाई आप क्यों देने जा रहे हैं इस्तीफा? बोले जी लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ है और उस वजह से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कोई इस्तीफे की वजह नहीं है, और अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसको आप होने दें। तो बहुत सख्ती से उन्होंने इस चीज की जो वो की। उस वक्त वो होम मिनिस्टर नहीं थे, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर नहीं थे, और कहा कि जी मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैंने पहला फोन किया उनकी वाइफ को और मैंने उनको बताया जी आप अपने हस्बैंड को समझाएं कि ये रिजाइन वगैरह की बात ना करें। उनका ऑब्जेक्शन ही था। उनकी अगर दूसरी लाइन पे उनकी वाइफ से पूछ लें, मैं आपको मतलब ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ, उनसे पूछ लें कि जी क्या ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक हो गया। तो अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मतलब कि पीपुल्स पार्टी उसके खिलाफ नहीं थी पूरे क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो पीपुल्स पार्टी ऑपरेशन क्यों करी? मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। हम लोग से अच्छा मान लिया ना 2012 में ऑपरेशन किया लियारी में, रहमान मलिक साहब ने इस ऑपरेशन को ऑन किया, चौधरी असलम साहब ने जो पुलिस ऑफिसर उन्होंने ऑपरेशन किया। सुन लेना मेरी बात, सुन लेना जी, चलें कर लें जी। ये पहला ऑपरेशन नहीं था। जब मैं ऑपरेशन की बात करूं वो उससे पहले की बात थी। अब एक और चीज बता दूं आपको, पीपुल्स पार्टी थी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट भी पीपुल्स पार्टी की थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी की थी। कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसके अदवार में लोगों को मारा जाए, उन लोगों के साथ जाति की जाए, और एक कत्ल का आप भी उन दिनों में मेरे ख्याल से एंकर थी, और हम लोग में एक दिन में हम लोग 5-5, 6-6 शोज करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक जो किलिंग होती थी उसमें जो गवर्नमेंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नमेंट के कामों पर कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस क्या करे। मतलब कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि जी कत्लो गारत करवाई जाए अपने ही अदवार में बैठकर? ठीक हो गया, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद उज़ैर बलोच की हेड मनी रखी जाती है, ठीक है। 2013 में हेड मनी किसने वापस ली? पीपल्स पार्टी लियारी से जिन लोगों को टिकट दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उन लोगों ने उज़ैर बलोच के नाम पे हलफ क्यों लिया? क्या आप लोगों को नहीं पता था? पीपल्स पार्टी के नाम पे आप लोगों की पार्टी उसको टिकट दे रही थी। अगर वो इतने कत्लों में, जराइम में मुलविस था, आप लोगों की हुकूमत थी, हेड मनी आप लोगों ने वापस क्यों ली? उसके नाम पर लोगों ने जो हलफ लिए वो क्यों आप लोगों ने करने दिया? उसने जिन लोगों के नाम लिए आपने उन लोगों को टिकट क्यों दी? अच्छा जी, मैं आपको बताऊं। पहले बात है हलफ की। हाँ। यकीन करें कि जब तक ये वीडियो किसी एक चैनल में, मेरे ख्याल से एक चैनल में आई थी ये वीडियो, जब तक आई नहीं थी पीपुल्स पार्टी की, मैं बता रहा हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी था और बहुत एक्टिव मिनिस्टर था। एक चीज का मुझे पता होता था क्या चीज हो रही है। इस वीडियो का हम में से किसी को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब तक किसी चैनल ने ये प्राइवेटली ये वीडियो जब लीक नहीं की थी। अब आ जाए बात टिकट्स की। लियारी पीपुल्स पार्टी का दौर में ये सारा कार्रवाइयां हुई। आपने टिकट्स की बात भी की। लियारी में भी पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना। रफीक इंजीनियर साहब मरहूम एक हमारे दबंग पार्टी के वर्कर भी थे, मिनिस्टर भी थे, लियारी से इलेक्ट हुए थे। इन्हीं हालात की वजह से उनको लियारी छोड़ के सीएम हाउस के पीछे सरकारी घर में शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लियारी में जा नहीं सकते थे।
और जब उनके इंतकाल हुआ तो उसकी तदफीन भी हमने किस तरह कराई। मैं एक एक चीज का विटनेस हूं कि हमें वहां पे कितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना पड़ा कि हम उसकी तदफीन लियारी में करा सकें। उसी एरिया का मिनिस्टर था। इस तरह हमारे कितने पॉलिटिकल वर्कर जो हैं वो शहीद हुए जो पीपुल्स पार्टी के वर्कर थे। अभी आपने जो हल्फ की बात की, हल्फ में तो जावेद नागौरी साहब ने भी हल्फ लिया था, उसके भाई को शहीद किया गया, इसी लियारी में शहीद किया गया। मतलब इस तरह मतलब एक जगह पे एक क्रिमिनल्स का कंट्रोल था और कंट्रोल को खत्म करने के लिए डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी ने या गवर्नमेंट ने ये जरूर कोशिश की कि इनसे मतलब दो तरीके होते किसी चीज को कंट्रोल को खत्म करने के लिए। क्यों खत्म की? उस दौर के सर की जो कीमत रखी थी वो क्यों खत्म की 2013? देखिए जी, जब डायलॉग्स हो रहे थे उस पीस को मेंटेन करने के लिए, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, अभी तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं नहीं हुए हैं सबके। अब उन्हीं तालिबान में से हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब उन्हीं तालिबान से डायलॉग करने के लिए कतर गए, बातचीत की। जाहिर है अगर आपने किसी पीस प्रोसेस पे जाते हो कहीं तो आप लोगों से डायलॉग भी करते हैं ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो तालिबान का जो पाकिस्तान में की कार्रवाइयां वो कम थी। मैं उज़ैर बलोच की किसी एक किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर उसने किसी कोई एक आदमी को मारा है तो उसने पूरी इंसान जात को मारा है, क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है किसी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसान जात की जान लेना है। उन्होंने जो गलत काम किया उनको भी वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जी क्या तालिबान ने हमारे एपीएस के वाकयात, हमारे कराची में कितने बॉम्ब ब्लास्ट, चौधरी असलम के बॉम्ब ब्लास्ट, पूरे पाकिस्तान में जो टेरर टीटीपी ने फैलाया, तालिबान को पीस नोबेल इनाम किसी ने नहीं दिया, अमन का प्राइज किसी ने नहीं दिया, उज़ैर बलोच को दिया, वो किसने दिया? मैं देखिए जी, मैंने नहीं दिया उज़ैर बलोच को किसी का कोई पीस अवार्ड। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उन्हीं तालिबान से डायलॉग करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से ऑल द वे कतर जाते हैं और वही तालिबान है जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। तो अगर, और मैं ये नहीं बोल रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुदा ना खास्ता या मैं आज अगर अली जैदी साहब की वो लाइन टो करना शुरू कर दूं कि इन सारी कत्ल गारत के पीछे जो तालिबान ने की हैं वो इमरान खान साहब शामिल हैं या शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। साहब ने अगर इतने एलिगेशंस लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं उनके खिलाफ? बहुत सीरियस इल्जाम हैं जरदारी साहब पे, फरियाल तालपुर साहब पे, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। सीरियस इल्जाम होते हैं तो जरूर एक्शन लेते हैं। अगर झूठे इल्जाम आते हैं मैं समझता हूँ कि हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी कोई कानूनी और कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि पीपुल्स पार्टी में ना ही कभी इस तरह की सोच आई है। अगर पीपुल्स पार्टी क्रिमिनल्स को पैट्रोनाइज करती तो सिर्फ लियारी में नहीं करती, पूरे सिंध में हमारी हुकूमत आज भी है। कहीं और से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जहां तक कि आपने बात डायलॉग की, तो डायलॉग सबसे, अब एमक्यूएम के साथ हमारे डायलॉग रहे हैं, एमक्यूएम हमारी भी इत्तेहादी रही है और एमक्यूएम के दौर में क्या क्या होता रहा है, पीएमएलएन की भी एमक्यूएम इत्तेहादी रही है, आज पीटीआई की भी इत्तेहादी है। तो आप मतलब डायलॉग तो सबसे करते हैं ना। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा शोर मचा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल साहब GIT रिपोर्ट पर। आप इन मामलात को बखूबी बड़े करीब से देखते रहे हैं। MQM के आप कराची में ज़ाहिर मेयर रहे हैं एक अरसे तक। पीपल्स पार्टी के मामलात को बड़े करीब से आप लोगों ने देखा। पीपल्स पार्टी MQM इत्तेहादी रही। किसकी GIT रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है, किसने एडिट की है, किसके इल्ज़ामात ठीक हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? GIT के ऊपर हमारा कोई अभी हमने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है कल से अब तक, और अभी भी मैं इसके ऊपर जो है वो सवाल पे कोई जवाब नहीं है मेरा, इसलिए कि हम तो 4 सालों से GIT के ऊपर सारी बातें करते चले आ रहे हैं। तो जो हमारा GIT तो पहले दिन से रिवील हुई हुई है, तो ऑफिशियली तो हमने 2 दिनों से इस पर कोई बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि लोग जिनको कुछ भी नहीं पता वो सब लोग पहले बातें कर लें, फिर उसके बाद मैं अपना कर ली, सबने कर ली, इसीलिए तो आपके लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दे सके मुस्तफ़ा कमाल साहब।
नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में जब मुझे कॉल आई थी तो मैंने पहले कहा था कि जीआईटी के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो मेरा इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं, हम नहीं बात करें। उन्होंने कहा था कि नहीं जीआईटी के अलावा बात करेंगे आपसे, तो इसलिए आई एम सो सॉरी कि अगर जीआईटी के ऊपर बात करनी है तो ये कब तक आप लोगों का मौक़िफ़ इस पर आएगा? 4 सालों से जीआईटी के ऊपर बात कर, ये जब ये हमारा तो मौक़िफ़ जो है सब रिकॉर्ड पे, और मैंने कुछ पे यू टर्न लिया नहीं है। और ये जीआईटीज़ तो शादी आपको पता है कि जब हम आए थे 2016 में, उस वक्त से सब लोगों के हाथों में जीआईटी पब्लिश अब हुई है ना, हमें तो बहुत सारी मुस्तफा कमाल साहब पब्लिक अब हुई है। नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं, पब्लिक हुई 4 साल पहले से आपके टॉक शोज में लोगों के सवालात हो चुके हैं, इस पे पूरे प्रोग्राम हो चुके हैं। ये तो ऑफिशियली जिसको नहीं पता वो अभी पब्लिक करा ले, पता ही नहीं है लोगों को कि क्या पब्लिक हुई है, किस पे केस चल रहा है, क्या सारा सिलसिला है। तो ये सब हो जाए तो अब मुझे बिल्कुल, मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, मुझे पता है कि आपका टॉपिक है, लेकिन जो है वो हम इस पे मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन हैं, 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है, तो मैं अभी उन तमाम हक़ाइक़ को भी सामने प्रेसर करेंगे, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सब रियलिटी सामने लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, चले इस पर अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली जैदी साहब ने एक फोकस रखा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो फोकस किए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उनका जीआईटी में नाम, फिर एमक्यूएम पर वो फोकस नहीं कर रहे, उन्होंने टारगेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों किया हुआ है? बाकी आप देखें, जीडीए उनकी अलायंस है, इत्तेहादी है, एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी है, अलायंस है उनके साथ। तो इससे आपको क्या समझ में आती है? इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ ये जो है ना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को डिलीवर करने में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गई है, और हर दिन जो है वो कोई एक नया जो प्रॉब्लम नहीं होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाकायदा। वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो चीज़ें, और इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से क्राइसिस क्रिएट होता है, और वो क्राइसिस जो है वो अभी सब लोग मिलकर उसको जो है वो मट्टी पाव कर रहे होते हैं। जब वो इसको एक क्राइसिस ख़त्म होता है तो फिर नया क्राइसिस शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ फिर नया कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपनी कारकर्दगी पे से तवज्जो हटाने के लिए सब चीज़ें हैं। जीआईटी तो पड़ी भी है, उस पर केसेस चल रहे हैं, लोगों के हाथों में है, ये तो 4 सालों से सबको सब कुछ पता है सारा, इसमें नई तो कोई चीज़ नहीं है, और उसमें तो बहुत सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जीआईटी से तो अब बहुत आगे की कहानी चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई तो नहीं हुई है, और आप तमाम लोग ये शफात उसने 4 साल पहले के किए हुए, आप देखिए क्या सज़ा हुई है, किसी को कोई सज़ा हुई है? सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जिन लोगों के नाम है उनको सज़ा हुई है। देखिए शादी, अभी तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों में है ना, और अभी सानिया बल्दिया फैक्ट्री का केस जो है वो चल रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर वो बात निकलेगी तो फिर मुझे कंप्लीट बात करनी पड़ेगी। इसलिए जो है मैं तो चाहता हूँ कि अभी लोग बोल लें, जिनको कुछ नहीं पता वो सब आके अपने अपने तज्जिए दे लें, और उसके बाद फिर मैं मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से जो है वो आज भी है, जो मेरा हमेशा से रहा है, और मेरा कोई यू टर्न नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल हैं, जो क्राइसिस है इस वक्त, बताएं कि आपके थानों में क्या हो रहा है, बताएं कि आपके कोर्टों में क्या हो रहा है, बताएं कि आप पॉलिटिशियन जो है वो कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, बताएं कि आपके मिनिस्टर्स क्या, ये सारे सच बोलें। देखें, जब हुकूमत में लोग होते हैं, ज़िम्मेदार, आप जब घर के बड़े होते हैं तो आप अपनी घर की अपनी गंद जो है ना हर किसी को आके बता नहीं रहे होते, सफाई करते हैं। आपका काम सिर्फ स्टेटमेंट देना, हुकूमत का काम स्टेटमेंट देना नहीं है भाई। आप गवर्नमेंट इन पावर हैं, ये सारी बुराइयां थी हैं जब तो आपको लोगों ने वोट दिया है। तो आप सिर्फ आपके खबरनामा पढ़ने वाले लोग सिर्फ, क्या आप सिर्फ खबरें पढ़ेंगे आके, क्या आप हमें खबरें देंगे, बताएंगे? तो भाई आप किसी, वो तो प्रेस वाले लोग भी करते हैं भाई। आपका काम खबरें पढ़ना थोड़ी है, आपका काम तो उन खबरों के ऊपर एक्शन लेना है ना। आप एक्शन क्या ले रहे हैं भाई? पाकिस्तान बहुत बुरा था, बहुत बुरे लोगों के हाथों में था, मान ली बात भाई। जब भी तो आप जैसे अच्छे लोगों को लेकर आए, तो आप अच्छा क्या कर रहे हैं मेरे लिए, इस मुल्क के लिए, वो बताइए ना। वो बताइए कि आपने 2 सालों में, या अभी अगले 2 सालों में, या इन 2 सालों में आपने अच्छा क्या किया है। मैं समझता हूं कि ये बुनियादी फर्क है। ओपोजिशन लीडर होना, तकरीर करना, खबरनामे पढ़ना, ये और बात होता है। हुकूमत में जब आप होते हैं तो सच, आपको सारा एक्सेस होता है उन तमाम सचों पे। उन तमाम सच के ऊपर आप आकर टीवी पे बयान देना नहीं शुरू कर देते। उन तमाम हकाइक को फिर आप जो वो 1 बाय 1 टैकल करते हैं। आपका मतलब है फ्लोर पे गुलाम सरवर साहब को ये हकीकत नहीं बतानी चाहिए थी कितने पायलट्स के
डिग्रीज जाली हैं, लाइसेंस जाली हैं, इसे आप समझते हैं हमारे मुल्क की सुबकी हुई है। लोगों ने अपनी एयरलाइन से पाकिस्तानी पायलट्स को मुअत्तल करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। इन्हें अंदर खाते मसले को हल करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। देखिए, सेंसिटिविटी होती है ना बहुत सारी चीज़ों की। दुनिया ने आपके इस बयान के ऊपर जो लोग अहलवी लोग हैं ना, उनको भी फारिग करना शुरू कर दिया ना। दुनिया तो भाई उनको प्रॉब्लम नहीं, आपने खुद से उनको एक मौका दे दिया, आपकी एयरलाइनें बंद हो गई हर जगह। अब जो पायलट जो है यूरोप लेकर जा रहा है वो भी जाली डिग्री वाला तो नहीं होगा, जो लंदन लेकर जा रहा है वो भी तो जाली डिग्री वाला नहीं होगा। भाई ये इशू था, आप मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में सारा, आप सॉर्ट आउट करते, आप उनको फारिग करते। आपको आपने मतलब ये खबरनामा थोड़ी पढ़ना है आपने। और फिर उस पर भी जब लिस्ट आ गई है कि भाई उसमें तो बहुत सारे लोग तो हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं हैं, और उसके अंदर वो लिस्ट में भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। मगर कोई इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहा है तो मैं तो उसकी अकल पे सलामी पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। अगर आपके नज़दीक हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है, मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो यही मुतालिबा है कि आप भी समझते हैं मसाइल का हल सिर्फ एक ही है और वो है मिड टर्म इलेक्शंस। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास जो है वो जितना मौका जो है वो मिला है, वो बहुत ज़्यादा मौका मिला है। और कहते हैं कि जो है वो होनहार, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में पता चल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो करंट मौजूदा लोग हैं, सब इनका कोई दुश्मन नहीं है। मैं खुद देखें, हम तो विक्टिम रहे हैं सारे कराची में, लेकिन फिर भी इस चेंज के लिए जो है वो हम वी वर इन फॉर इट। हम सिंपैथाइज़र थे, दुआ गो थे, आज भी दुआ गो हैं। लेकिन आप कोई चलने के लिए तैयार हो तो जो है वो आप उसको चलाएंगे ना। अगर कोई चलने के लिए तैयार नहीं हो, आप पोलियो ज़्यादा टांग वाले को कैसे दौड़ा सकते हैं? मतलब आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाई ना। आपको हमने करप्शन करके सारी चीज़ें करके हम नया क्या, हम आज करप्शन की आप खुद ही रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, कितनी करप्शन हो गई है। भाई अच्छा क्या आपने करना था, और कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स नहीं हुए। आखिरी दफ़ा यहाँ पर आए कराची में कह के गए कि भी भाई मेयर के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए और जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड होने चाहिए। जबरदस्त बात है। भाई कौन करेगा? भाई आप खुद वजीर आजम हैं, आप पहले खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा देते, आइडियल किस्म की वहां पर डिवोल्यूशन कर देते। फिर आप जो वो PFC अवार्ड आप उसी NFC अवार्ड के तर्ज पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कह देते, और आप बलूचिस्तान में कर देते। फिर आकर आप कराची सिंध में बोलते कि वजीर आला को कि भाई 3 सूबों में हो गया है, आप भी इंप्लीमेंट करो। लेकिन सिर्फ बातें 2 सालों में ये इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। आपका पेट्रोल का आपने एक दिन में 25 रुपए बढ़ा दी कीमत। ये सब तो आई डोंट थिंक कि अगर इसको कोई कहता है बड़ी कारकर्दगी है तो मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और अवाम बिजली की बिला तातुल फराहमी को तरस गए हैं। गुज़श्ता महीने तक ये सिलसिला सिर्फ कराची तक महदूद था, लेकिन अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया बंदिश की वजह से शहरी परेशान हैं, बेहाल हो गए हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं, जो पहले ही से ना होने की बराबर थी। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से पहले लोगों के कारोबार जो है ना वो बंद हो गए थे, मज़ीद वो बंद होना शुरू हो गए। लेकिन हुकूमत इस तमाम मामले पर सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है और वजारत तवानाई ये दावे कर रहे हैं कि मुल्क में बिजली तलब से ज़्यादा पैदा हो रही है। भाई अगर बिजली की पैदावार 25,000 मेगावाट जबकि तलब कह रहे हैं 23,527 मेगावाट है, अगर पैदावार तलब से ज़्यादा तो फिर आवाम को लोड शेडिंग का ये क्यों बर्दाश्त करना पड़ा? क्यों फिर आप लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं? कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद भी 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। बिजली की बंदिश पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक एहतजाजी मुजाहरे में हुकूमती रुकने असम्बली आमिर लियाकत अपनी ही हुकूमत पर जो है ना वो तनकीद करते हुए नजर आए। आमिर लियाकत का ये कहना था कि 3 दिन से कराची में बिजली नहीं आ रही है, कराची लावारिस छोड़ दिया गया। सुनिए जरा आमिर लियाकत ने क्या कहा। 3 दिन से कराची वाले बिजली को तरस है, 24 घंटे से। इससे पहले तो उनको जो लोड शेडिंग और 17 घंटे 18 घंटे की जो उनके साथ जुल्म हो रहा है,
लेकिन कल से तो कहीं बिजली नहीं आई है। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज वज़ीर में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ का ही एक एमएनए अपने ही वजीर के बारे में बात कर रहा है, किसी और को कहने की नौबत नहीं आ रही, वो खुद कह रहा है। क्या अजीब बात है, पार्टी के लोग जो है ना वो एक दूसरे को खुलेआम जो है ना वो बदतमीज़ कह रहे हैं, जबकि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत की सरपरस्ती में जो है ना वो माफिया पल रहे हैं, गर्दिशी कर्जा दुगना हो गया है, बिजली महंगी होती जा रही है। ज़रा सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं, अगर कम थे उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है, लेकिन आज बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है, टैरिफ बढ़ता जा रहा है बिजली का। बिजली चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए हो, सब के लिए जो है, कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए हो, सब के लिए बिजली महंगी होती जा रही है और साथ नापेद होती जा रही है। दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने बिजली पर तमाम जनरल जो सब्सिडीज़ हैं ये वापस लेने, बिजली 14% तक महंगी करने और 5 कैटेगरीज़ के रियायती निर्खों को महदूद करने का भी जो है ना ये फैसला कर लिया है। और ये इकदाम IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कहा जा रहा है इंतहाई ज़रूरी है। जबकि गुज़श्ता हफ्ते ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 फ़ी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के पहले 1 साल के दौरान 15 मरतबा बिजली महंगी की है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मुख्तलिफ औकात में बिजली मजमूई तौर पर ₹12.34 फ़ी यूनिट तक महंगी की गई है और सार्फिन पर 120 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है। जबकि सालाना टैरिफ की मद में बिजली अलग से ₹3.85 फ़ी यूनिट महंगी की गई है और इस मद में आवाम पर 450 अरब का इजाफी बोझ डाला गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली आए या ना आए, बिल पहले से ज़्यादा आएंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, बड़ा अजीब लग रहा है जब ये हुकूमत जो है ना वो महंगी बिजली जो है ना अपने 2 सालों में कितनी बार कर चुकी है। वो वक्त आप भी नहीं भूले होंगे, हम भी नहीं भूले होंगे जब कंटेनर पर खड़े होकर यही इमरान खान साहब जो है ना वो बिजली के जो ना बिल जो है ना वो जलाया करते थे। आपको भी याद है, हमें भी याद है। और हमें ये भी याद है कि नून लीग के आखिरी अदवार में, आखिरी टाइम में बिजली की लोड शेडिंग बहुत हद तक कम हो गई थी। आप इस वक्त कराची में हैं, किस हद तक लोड शेडिंग हो रही है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है कराची में, ज़रा बताइए। लोड शेडिंग तो इस वक्त तबाहकुन है, तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ दिन चेंज होती रहती है, लेकिन आप कह सकते हैं 10 घंटे से लेके 14-15 घंटे तक बिजली नहीं होती है। और ये बिल्कुल सही कहा है कि इससे सिर्फ ये नहीं कि घरेलू सार्फिन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बिल्कुल तबाह हो गई है। और साथ में जो सबसे ज्यादा शिकवा है, हमें सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, लेकिन जब नई हुकूमत आई PTI और उनके जो भी गिले शिकवे थे, हमारे इख्तिलाफ के बावजूद उन्होंने इसका बोझ अवाम तक डालना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स पर डालना शुरू कर दिया कि बिजली के निर्ख बढ़ाने शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि जी मुश्किल तरीन फैसले पहले साल में ले लो ताकि उसके बाद 1-2 उससे फायदे होंगे। एक तो ये है कि जी हुकूमत का जो गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट है, वो खत्म हो जाएगा। और जो कहा गया रिपीटेडली कहा गया 100 बिलियन होना था जून 2020 तक, अकॉर्डिंग टू उमर अयूब साहब, जिन वजीर के बारे में आमिर लियाकत ने अभी जिक्र किया था। 100 बिलियन इस वक्त है 2200 बिलियन। अभी मुझे आप ये बताएं, और वो वजीर आजम के राइट पर होते हैं हर जगह और बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं। तो एक तो वो सर्कुलर डेट डबल हो गया, दूसरा बिजली नहीं मिल रही, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। जबकि ये अभी तक किसी वजीर ने ये आके नहीं कहा कि जी बिजली की जो पैदावार है वो कम है डिमांड से, तो फिर बिजली क्यों नहीं अवेलेबल है? नहीं, ये हुकूमत है बिजली की पैदावार 25,000 मेगावाट, जबकि जो तलब है वो 23,527 मेगावाट है। समझ में नहीं आ रही, बिजली अगर ज्यादा है तलब कम है तो फिर लोड शेडिंग का क्या जवाब बनता है, क्या मकसद, इसकी मंतक समझ में नहीं आ रही। ये इसका एक ही जाजिया, इसका एक क्लियर इंडिकेटर है कि मिसमैनेजमेंट है। मैं वो उनकी तरह करप्शन नहीं कहूँगा, मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस है कि जो डिमांड सप्लाई को आपने मैनेज करना होता है वो आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सक रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज दिस प्रॉब्लम।
तो जब तक एक हमें उमर अयूब साहब जब अच्छा, अब एक जो आपसे भी इल्तिजा है और मैं भी आपके नाज़रीन के थ्रू कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर प्लीज नोटिस ना लें इसका, क्योंकि अगर उन्होंने नोटिस ले लिया ना तो वो फिर हम चले जाएंगे सन 1985 से इसकी तमाम चीजें खुल जाएंगी। हाँ। और जो मसला है वो बढ़ता चला जाएगा। सो इस वक्त प्लीज इस इशू को एड्रेस करें, और खास तौर पर मुझे बाकी पाकिस्तान का भी मैं हमदर्द, लेकिन सबसे ज्यादा तो इशू कराची में है। और आपने जिस तरह ICC ने किस बेसिस पर टैरिफ बढ़ाया है, किस बेसिस पर टैरिफ बढ़ाया है? भाई आप बिजली नहीं दे रहे, इतनी महंगी IMF के कहने पे ऊपर से आपने अगर कर्जे लेने हैं वहां से तो आपको ये IMF की बात माननी पड़ेगी, बिजली महंगी करनी पड़ेगी। देखिए IMF, एक तो IMF को हमने पता नहीं क्या एक डरावना सा कोई पता नहीं बना दिया है कि IMF समझ बूझ नहीं रखता। देखिए आपकी जो अपने इश्यूज हैं, हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे और मैं उसका हिस्सा था पूरे 3 साल तक, 2013 जून से लेके 2016 के मिड तक। IMF वाले जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई लॉजिक है कि जी ये शॉर्ट टर्म में अगर हमने ये किया तो इसके बहुत ज्यादा खराब असरात होंगे। और मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि IMF प्रोग्राम के तहत जो 4 चीजें इन्होंने पहले साल में की थी उसके तबाहकुन असरात हुए थे। एक 40% टैक्स बढ़ा दिया था, एक बिजली और गैस के निर्ख तबाहकुन बढ़ा दिए थे, तीसरा उन्होंने डिवैल्यूएशन 35 से 40% कर दी थी, और चौथा उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स डबल कर दिए थे। ये चारों चीजें मिलके, अब ये सारे IMF के कहने पर किए थे, लेकिन खुद भी तो कोई अकल होती है कि आप किसी कंपनी पर ये 4 चीजें ला देंगे, छोटी सी दुकान से लेके बड़ी इंडस्ट्री पर, तो वो तो इतनी कॉस्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। अच्छा, पूरी इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई। ये भी कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की जगह किसी और कंपनी को आगे ले आएं जो कराची में बिजली की फराहमी है उसको बिला तातुल दे सके। ये जो हर साल कराची के शहरियों को मसाइल आती है ना, ये हल है के इलेक्ट्रिक की जगह किसी और कंपनी को आगे आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये इसका एक बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था पहले एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, फिर एज गवर्नर सिंध। शंघाई पावर, हाँ। जो कि चाइना की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी है और मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी है सार्फिन के हवाले से जितने वो केटर करते हैं, उन्होंने एक इंटरेस्ट शो किया था के इलेक्ट्रिक को, और के इलेक्ट्रिक ने इनिशिएट किया था या उन्होंने शो किया था। बहरहाल चूंकि वो प्राइवेटाइजेशन जब के इलेक्ट्रिक की हुई थी तो वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का और मिनिस्ट्री का फर्ज बनता था कि अगर एक कंपनी के शेयर्स, के इलेक्ट्रिक के शेयर्स शंघाई पावर को ट्रांसफर होंगे तो हमें वी हैड टू इंश्योर कि जी तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। इसके लिए हमने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने, और जिसमें एक मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बताता हूँ कि $9 बिलियन शंघाई पावर इन्वेस्ट कर रहा था बिजली को इम्प्रूव करने के लिए कराची में 5 साल में। ये रिटर्न बात होगी थी। अभी आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत PTI की जहां से हमने छोड़ा था वहीं के वहीं 2 साल, आप मुझे ये बताएं कि तो इनके साथ फिर करने में रुकावट क्या है, क्या बैरियर है? जुलूस ये निकाल रहे हैं PTI वाले कि जी वो बिजली नहीं है कराची में। मुझे ये बता दें कि जहां हमने 2 साल पहले छोड़ा था शंघाई पावर का जो एग्रीमेंट बिल्कुल फाइनल हो चुका था, वहीं का वहीं पड़ा है। ये मस्त रहते हैं, इनको आता ही नहीं आगे कुछ करना। अब 2 साल के बाद ये कह रहे हैं कि जी शंघाई पावर, भाई शंघाई पावर तो एक बड़ी जबरदस्त कंपनी थी, टर्म्स एंड कंडीशन भी जबरदस्त थे। के इलेक्ट्रिक के जो ओनर्स हैं जिनके पास ये जो भी ग्रुप है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आपको पता है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया था। उनके जो ओनर है वो आजकल अंदर बंद है वहां दुबई में, बिल्कुल। तो वो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, उनका इंटरेस्ट है ही नहीं इम्प्रूव करने का। आपने जबरदस्ती बताया कि उसको जल्दी से उसको एक एग्रीमेंट करते, शंघाई पावर को ट्रांसफर करते मैनेजमेंट, और शंघाई पावर आप उल्टा जुलूस नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कल एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस में 14 जुलाई तक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मौखर कर दिया,
जबकि आज एहतसाब अदालत की जानिब से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत का वो किरदार है नाजरीन जिन पर कई केसेस दायर हुए। ये 8 साल तक जेल में भी रहकर आए। इनके खिलाफ सालों साल नैब रेफरेंसेस केसेस चलते रहे, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। ना तो उन्हें कोई सज़ा हुई और ना ही उनसे कोई रिकवरी हुई। गुज़श्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक नैब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 36 केसेस में कार्रवाई कर रहा है, जबकि 8 केसेस में इल्ज़ामात साबित करने का दावा भी किया गया। 1 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक 12 मुख्तलिफ दरखास्तों में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, कायम अली शाह और दीगर मुल्ज़मान हाई कोर्ट से ज़मानतें ले रहे हैं। जबकि इस साल इससे पहले अगस्त 2017 में रावलपिंडी की एहतसाब अदालत की जानिब से मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा असासे बनाए जाने के रेफरेंस में अदम सबूत की बिना पर उन्हें बरी कर दिया गया था, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी पर किसी किस्म का कोई केस नहीं था। जबकि 2017 से पहले ही 5 मुख्तलिफ रेफरेंसेस में भी एहतसाब अदालतें पाकिस्तान के साबिक सदर को अदम सबूत की बिना पर बरी कर चुकी हैं। इन रेफरेंसेस में कोटेक्ना है, ARY गोल्ड और पोलो ग्राउंड के रेफरेंसेस शामिल हैं। कोटेक्ना के रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के नवंबर 2015 में उनको बरी किया गया था। दिसंबर 2014 में आसिफ अली जरदारी को ARY गोल्ड केस में बरी किया गया था, जबकि मई 2014 में पोलो ग्राउंड रेफरेंस में बरी किया गया था। जबकि मौजूदा चल रहे हैं जो केसेस, जाली अकाउंट्स केस में भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर अगस्त 2018 से उबूरी जमानत पर थे। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा तकरीबन 10 माह से ज़ायद अरसे से जमानत पर रहे। जून 2019 में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर दिसंबर 2019 में उन्हें फिर तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा था कि हम नैब का बायकॉट नहीं करेंगे, हम नैब को थका देंगे। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाइकाट करके नहीं, उनको थका कर करेंगे। वो कहेंगे कि देखें ये कर नहीं रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लॉ की सवाल सबने जो मुल्क का हाल किया वो। अब क्या वाकई अब जरदारी साहब ने नैब को थका दिया, क्योंकि किसी केस में आज तक कभी कुछ साबित नहीं हुआ है। मुझे ज्वाइन किया है साबिक DG नैब कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। कर्नल साहब, आपने भी सुना, ये बड़ा मशहूर हुई थी जरदारी साहब की ये बात कि आप नैब के जो है ना उनका बाइकॉट कर दो। उन्होंने कहा हम नैब से भागेंगे नहीं, हम उनके साथ भागेंगे और उनको थका देंगे। तो अब आसिफ जरदारी साहब 8 से 10 साल कैद में भी रहे, मुकदमात का सामना भी किया, वो जाली अकाउंट्स केस हो, पाक लेन तोशाखाना केस। पीपल्स पार्टी को आज भी यकीन है किसी केस से कुछ नहीं निकलेगा, कोई जुर्म साबित नहीं होगा। क्या वाकई जरदारी साहब ने नैब को थका दिया है? नैब की कमज़ोरी है, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है, नैब दावे बड़े बड़े करता है, केस मजबूत नहीं बना पाता है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, बात यह है, अगर हम इसको कानून के मुताबिक लें तो कानूनन तो सिंपल ये है कि जी नैब ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है, रेफरेंस तैयार करना है, कोर्ट में फाइल करना है और उसके बाद कोर्ट को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 16 सब सेक्शन A के मुताबिक डे टू डे हियरिंग के बाद 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना होता है। लेकिन ये तो है किताबी बात, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्चुअल है, वो ये है कि कोर्टों के पास तकरीबन 1250 केसेस जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और कोर्ट आपके पास 25 से भी कम है और उन 25 में भी कई जगहों पे जज मौजूद नहीं है। अब आपने जो पिछले केसेस की बात की है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर इतनी मरतबा बात हो चुकी है कि उसको नहीं करनी चाहिए। ये केस इतनी लंबा चलते हैं, क्या वजह है? अच्छा, इल्जाम लगाता है, साबित भी तो उन्होंने करना होता है। नैब का काम साबित करना है, इल्जाम लगाना है। क्रिमिनल केस की ये मजबूरी है कि अगर उसका जो जिसपे जो मुल्जिम है अगर वो मौजूद नहीं है, अदालत में पेश नहीं होगा, तो केस को सैनाडाई एडजर्न कर दिया जाता है जब तक वो वापस ना आए। और पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि हमारी गवर्नमेंट के बायलैटरल माहिदे नहीं है बहुत सारे मुल्कों के साथ जहां से एक्सट्रिकेशन की जा सके, लोगों को वापस लाया जा सके। जैसे कि भी आप बरतानिया के सामने आपके मौजूद है कि हम सवाए UN कैग के तहत
उसके पास जाते हैं, लेकिन बायलैटरल हमारा कोई माहदा नहीं है कि जिसके तहत हम अपने बंदों को वापस ला सकें। अब मैं जो बात कर रहा था कि देखिए कोर्टों के पास जब इतने केस हैं, अगर वो डे टू डे हेयरिंग करे, एक केस को ले ले, तो एक केस खत्म करने में अगर उसको 1 महीने में एक केस करता है खत्म, तो उसके पास अगर 25 केस हैं तो 25 महीनों के बाद एक केस की बारी आती है। तो आप बताइए कि जी कोई भी केस 2 साल से पहले तो सुना ही नहीं जा सकता कोर्ट से, और जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट जब ये देखता है कि साल हो गया है और केस में अभी तक कोई चीज आगे नहीं चली, तो वो उसकी जमानत दे देते हैं, और ये एक लीगल सी चीज है, ह्यूमन राइट्स की। तो आपका 90 दिन 4 महीने 6 महीने कैद में रखने का फिर क्या जवाब बनता है? अगर सबूत आप इकट्ठे कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, फिर साबित क्यों नहीं कर पाते अदालतों में? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि आप उसको दूसरी तरफ ले रही हैं। नैब ने पूरी एविडेंस जमा करके रेफरेंस जब फाइल करती है तो एविडेंस पूरी मौजूद होती है, ऐसा नहीं होता कि विदाउट एविडेंस होती है। अभी आप ये देखिए, एक केस के अंदर जो अभी जरदारी साहब के वकील थे, उन्होंने 1 साल होने के बाद एक एप्लीकेशन दे दी है कि जनाब ये तो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता कि जी वो ये फेक अकाउंट्स वाला जो केस है या इसको करे या इस तरह करे। तो अदालत ने पूछा कि आपने ये एप्लीकेशन 1 साल पहले क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा जी रेफरेंस को बड़ी माइन्यूटली हमने स्टडी करना होता है और ये जल्दी में काम नहीं किए जाते। ये तो जरदारी साहब की बात होगी, ये जरदारी, लेकिन आप देखें शाहिद खाकन अब्बासी को देख लें, मुफ्ता इस्माइल देख लें, अलीम खान हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, इन लोगों के खिलाफ जो नैब ने केसेस बनाए, ये नैब की जो है ना कैद भी काट कर आए, यहाँ पर नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं थी, इल्जामात बड़े बड़े लगे, सबूत है हमारे पास। देखिए अभी तक तो इनमें से कोई भी अदालत से बरी नहीं हुआ, उनकी जमानतें हुई हैं, केसेस चल रहे हैं, और जमानतें इसलिए हो जाती हैं, मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल है, ये एक ड्यू प्रोसेस है कि अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर केस का, आप ये याद रखिए कि असफंद यार वली केस में जब नैब के पूरे ऑर्डिनेंस को पूरा खंगाला जा रहा था, तो सिर्फ इसलिए नैब के अंदर के जमानत नहीं रखी गई थी कि भी नैब का फैसला तो 30 दिन के अंदर हो जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक डीजी नैब कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, दुनिया के बुलंद तरीन महाज कारगिल में 1999 की जंग में शहीद होने वाले कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद की आज 21वीं बरसी है। ये बात बहुत ही कम सुनने को मिलती है कि दुश्मन की फ़ौज अपने मुकाबिल के किसी फ़ौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से ये कहे कि फ़लाँ फ़ौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। 1999 की कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही वाक़या पेश आया जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने अब इतनी बहादुरी के साथ जंग लड़ी कि इंडियन फ़ौज ने उनकी शुजात का, उनकी बहादुरी का एतराफ़ किया, और यह एतराफ़ आज भी हो रहा है। यकीनन कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद पाक फ़ौज के सपूतों की बहादुरी की एक रोशन मिसाल हैं, एक रोशन बाब है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।